बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। उमर अता बंदियाल को पहला झटका और काजी फाइज ईसा का पहला छक्का, या कह लें कि पहले इम्तहान में कामयाब हो गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें क्या फैसले आए हैं, उन फैसलों से नवाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। और नवाज शरीफ साहब तो वैसे चल चुके हैं अपने सफ़र पर पाकिस्तान वापसी के लिए। लंदन से रवाना हुए हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन क्या इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के एजेंडा पे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एजेंडा देना है, पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया हुआ है। नून लीग का मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ही शुरू होगा, असल काम 21 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन एक पार्टी, जी हाँ, इमरान खान साहब, जिनका क्लेम है कि वही सबसे बड़ी पार्टी है और सारे सपोर्टर्स उनके साथ हैं, सारे वोटर्स उनके साथ हैं, बाकी तो बस ऐसे ही शुगल मेले में आए हुए हैं। तो लेकिन उनका क्या हाल हो रहा है, वो जेल में बैठे हैं, मुलाकातें घर वालों से करके अपने रोने रो रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं अपनी पार्टी के लीडरों से कि जनाब मैंने ये बड़े वाला कमरा लेना है, वो कहता नहीं मेरे पास है, बस मैंने नहीं छोड़ना। इस तरह के उनके मसाइल चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के मसाइल हल नहीं हो रहे। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरें चलती रहती हैं कि वो तैयारी हो रही है, उनके भी चल रही है ज़मानत। लेकिन दूसरी तरफ उनके पुराने शोहरे नामदार खावर मानिका साहब की ज़मानत फिर खारिज हो गया। उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, वो खारिज हो गया, रिमांड पर हैं ऑलरेडी। और उनके बेटे मूसा मानिका, इब्राहिम मानिका के भी मसाइल चल रहे हैं। मूसा मानिका ने भी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी थी, वो भी खारिज हो गया क्योंकि वो पेश नहीं हुए, तो अदम पेशी पर वो भी खारिज हो गया। तो ये खावर मानिका, इब्राहिम मानिका, मूसा मानिका, ये सारी चीज़ें। और आपको याद होगा इब्राहिम मानिका के खिलाफ तो उस वक्त भी केस दर्ज हो गया था जब अभी इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत मौजूद थी। वो क्रिकेट मैच में आए थे ना, तो कोई बियर शियर, कोई इस तरह की चीज़ों का मसला बना था। तो बहरहाल अब तो मामलात ही और हैं, अब तो बातें ज़्यादा दूर तक निकल गई हैं। तो इमरान खान साहब की वो मुश्किलात तो चल रही हैं, लेकिन पार्टी को एक होप दी है असद उमर ने। असद उमर से जब सवाल किया गया कि क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। यानी पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए असद उमर तैयार हैं। तो ये तो फिर सिग्नल भी है सिग्नल मुझे तो ये लगता है कि असद उमर की गिरफ्तारी करीब आ गई है उनके इस बयान से, क्योंकि इससे पहले वो सियासत से रिटायरमेंट और पार्टी ओहदे छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब अगर दोबारा उन्हें सियासत का शौक दोबारा से आ रहा है, जोर से सियासत आ रही है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर प्रोसीजर भी है एक सामने, वो सारा उससे गुजरे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हों, परवेज़ इलाही साहब अंदर हों और असद उमर साहब खुल्लम खुला इलेक्शन लड़ते फिर रहे हो, मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो इलेक्शन पता नहीं कब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक मुबहम सा बयान देकर जनवरी के आखिर में बताया हुआ है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी वो हल्का बंदियों का काम, उसकी फाइनल लिस्टें, उस पर एतराज़ात, इलेक्शन कमीशन से उसका जवाब, फिर वो अदालतों में जाना, और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और दीगर पार्टियां भी, आपको पता ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तैयार नहीं है। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्हें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में मौलाना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो वैसे तो उन्होंने कहा सारी पार्टियों ने जो हुकूमत में थी, उन्होंने 16 महीने का जो वक्त गुजारा है उसमें अपनी सियासत बचाने की बजाय रियासत बचाने की कोशिश की है। अच्छा, ये नारा बड़ी तवातर से लग रहा है उन पार्टीज़ की तरफ से। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनके इस एजेंडे को या उनके इस मौक़िफ़ को पब्लिक जो है, उनके सपोर्टर्स जो हैं, किस हद तक बाय करते हैं। मसला ये है कि लोगों की मुश्किलात में कमी नहीं आई, 16 महीने के दौरान लोगों की मुश्किलात में कमी नहीं आई। अब टेक्निकली बैक एंड पर क्या था, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की हद तक कहाँ तक जा रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब की क्या पॉलिसियाँ थी, उसके बाद आके इसहाक डार साहब ने क्या तब्दीली की। इसहाक डार साहब जो बैठकर बाहर बातें करते थे, वो क्या उन्हें नहीं पता था? पहले तो हुकूमत में आने से पहले किसी को भी नहीं पता था। फिर मिफ्ता साहब के बारे में जो इसहाक डार साहब की टोन थी, वो क्यों नहीं पता थी? फिर वो खुद आगे तो फिर क्यों नहीं कुछ कर सके? फिर नवाज शरीफ साहब मीटिंग से नाराज़ होकर उठ के चले जाते थे कीमत बढ़ाने पर, तो फिर बाद में कीमतें अंधाधुंध बढ़ी हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब को पहले ब्रीफ नहीं किया गया था कि मुल्क की मईशत की क्या हालत है और हम कहाँ जा रहे हैं? यार, ये बहुत सारे सवालात हैं। जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे
तो फिर उन्हें अपनी जब इलेक्शन कैंपेन चलानी होगी तब पता चलेगा। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पीपल्स पार्टी तो अपना काम कर रही है और उन्होंने आज भी जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि लोगों का पीने का साफ पानी और खुराक बुनियादी ज़रूरत है, लोगों को मिलना चाहिए, नो डाउट। ये वो बेसिक इश्यूज़ हैं जिस पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात करनी चाहिए। ए, बात करने के बाद उसे अपने मंशूर में रखना चाहिए। बी पार्टी हो सकता है कि एक तो बात करें, आवाज़ उठाएं, दूसरा अपनी पार्टी के मंशूर में रखें कि हमने इस पर काम करना है और उसका कोई जो है ना पेपर वर्क करें, कोई प्लान दें कि क्या करना है। पहले 6 महीने में हम ये काम करेंगे, साल में ये हो जाएगा, 2 साल में ये हो जाएगा, 3 साल में ये होगा, 4 साल 5 साल का जब हुकूमत मिलेगी तो उसमें ये हम इस तरह से रोड मैप दें कि कैसे चलना है। और सी ये है कि जो हुकूमतें उनकी हैं, जो 5 साल से 10 साल से सिंध में जिस तरह से उनकी तवील अरसे से हुकूमत है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस दे कि इन 10 सालों में, 5 सालों में, 15 सालों में हमने जो वर्किंग की है वो ये है, हमने ये स्टेप्स लिए अपने मंशूर में, हमने ये ABCD ये अनाउंस किए थे और उस पर हमने ये प्रोग्रेस हुई है, इतने % काम इस प्रोजेक्ट पर हो गया है, ये दूसरा नुक्ता जो था इस पर इतने % काम हो गए। ये बताएं, लोगों को पता चले कि पॉलिटिकल पार्टीज हमसे जो वादे करती हैं वो उसके मुताबिक परफॉर्म करती हैं। हमें तो उल्टा सुनने को मिल रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही थी, थोड़ी सी अब कम हुई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती जाती हैं, कोई कमी का सिलसिला ही नहीं है, धड़ाधड़ बिल आ रहे हैं। अब मौसम तब्दील होगा तो उस वजह से चूंकि बिजली इस्तेमाल नहीं होगी तो थोड़े से बिल कम हो जाएंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से जो गुजर चुकी है उसी से गैस महंगी करनी है और वो पुराने बिलों में भी डाल के हमें कुर्बानी का बकरा बना के फिर कुर्बानी ली जाएगी, हमसे ज़बरदस्ती वाली कुर्बानी ली जाएगी। वो फिर कुर्बानी तो नहीं होती, बलि कह दें, ठीक है ना, लफ्ज़ ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा, तो वो हमें उससे फिर गुजरना पड़ेगा। तो कभी कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि चीज़ें जो फोकस्ड होंगी वो पब्लिक के वेलफेयर पर होंगी, उनको सहूलतें देने के लिए होंगी, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए होंगी। नवाज शरीफ साहब ने आना है, अभी वो लंदन से रवाना हुए हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, वो आएंगे, अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे, 21 तारीख को वो वापस पहुंचेंगे। फिर देखते हैं कि वो क्या एजेंडा देते हैं, कि वो हमारे लिए यानी पब्लिक के लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं, उनके पास क्या प्लान है, उनके पास क्या एजेंडा है, उनका क्या मंशूर है कि वो लोगों को किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे और उनकी पार्टी क्या लाएअमल लेके चलेगी। लेकिन इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ा मरहला अदालती मामलात का है और काजी फाइज ईसा साहब की आमद जो थी बतौर चीफ जस्टिस एक बड़ा स्टेप था और वो पहले इम्तहान में अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुए। अच्छा, उसका तरीका बड़ा सिंपल सा था, उन्होंने फुल कोर्ट बना दी और फिर फुल कोर्ट में बैठकर वो केस सुनना शुरू किया। जो पहला केस जिस पे उन्होंने स्टैंड लिया, जिस पे वो खुद फैसला दे चुके थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उस एक्ट के तहत वो उन्होंने उस पर स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जब तक ये डिसीजन नहीं होगा तब तक कार्रवाई आगे नहीं चल सकती। बेंच बनाने का इख्तियार था और उन्होंने अपना इख्तियार ख़त्म करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 2 जजेस और चीफ जस्टिस को इख्तियार देने का जो सिलसिला था उस पर आगे चले हैं और वो कामयाबी से उन्होंने उसको डिफेंड किया अपने फैसले को और उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हुई थी सारी खारिज कर दी। उमर अता बंदयाल के लिए एक बड़ा झटका है। उमर अता बंदयाल और वो पीछे जो प्रोजेक्ट इमरान खान वाला ग्रुप था ना, फैज़ और वो सारे लोग जो थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की एक जो शक्ल बनाना चाहते थे, जिस तरह से डिवीज़न चाहते थे, वैसे नहीं हो सका। अगरचे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने खुलकर मुखालफत की, लेकिन खैर ठीक है, मुखालफत हर एक का राइट है। और ये तो जजेस जब भर्ती होते हैं, भर्ती लफ्ज़ कहना चाहिए, तैनाती है चलें, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से होते हैं उसको भर्ती ही कहा जा सकता है। जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से बदमाशी करके उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरह से की थी वो हमने सब ने देखा है और उस वक्त की हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। खैर वो उस हुकूमत का फ़ैसला था। मुझे तो लगता है किसी ना किसी दिन वो इस बात पर खुद बोलेंगे कि वो फ़ैसला गलत हुआ था। जिस तरह खान साहब बाद में बताते थे ना कि ये फ़ैसले तो मेरे नहीं थे, पता नहीं किसने करा दिए, वो भी एक दिन बताएंगे कि ये फ़ैसला हमसे गलत हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता तो बातें आ रही हैं ना। बहरहाल उमर अता बंदयाल साहब का पहला इम्तहान कामयाब हो गया और 10/5 से उसका फ़ैसला हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया था वो दुरुस्त फैसला था। अच्छा, दूसरी चीज़ थी 184(3) की जो अपील है मुफाद आमा के केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर देती है तो उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो मिल गया है। उसमें सिर्फ एक फ़र्क हुआ है कि पुरानी तारीखों से ये हक नहीं होगा, आइंदा से जो फैसले होंगे उस पर अपील का हक होगा। तो उसमें फिर
अब बातें हो रही हैं कि इसमें किसको फ़ायदा होगा और किसको फ़ायदा नहीं होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फ़ायदा नहीं हो सकता, नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जैसे लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, जो मुस्तकबिल में अब से ऑनवर्ड्स जो इस हवाले से फ़ैसले होंगे, उनमें जो भी लोग जिनके खिलाफ फ़ैसले हुए होंगे उन्हें अपील का हक मिल जाएगा। कानून और इंसाफ की जब बात करते हैं तो किसी भी मुल्क के माशरत के लिए, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके सियासी इस्तेहकाम के लिए, इवन माशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ही अहम पहलू है ये इंसाफ का मुहैया किया जाना। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारा नंबर इंसाफ की फराहमी में 139 था, 130/139 था। तो यानी इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस वाले जो ममालिक हैं उसमें है। ये और बात है कि हमारे जजेस की जो मराहत है ढेर सारी है, मतलब इतनी मराहत शायद वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी नहीं है बुक्स में, कागज़ों में। तो जितनी हमारे जजेस अवेल करते हैं, जितनी अय्याशी उनकी है, वो और बात है कि फिर वो ग्रीन बेल्ट में प्लॉट ले लेते हैं, चाइना कटिंग वगैरह। सिंध के हवाले से बात आती थी, एक एक की बजाय 2-2 3-3 प्लॉट्स लिए। बेटा ट्रैवल कर रहा हो तो दुबई और उसमें अमेरिका में उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए होता है कि उन्हें प्रोटोकॉल दिलाया जाए। सड़क से गुजरते हुए कुछ देख लें या किसी गाड़ी उनका कोई मसला हो जाए तो अगले दिन पेशी हो जाती हैं। हमारी अदालतों में और हमारे जजेस के ये कैरेक्टर हमने देखे हुए हैं। प्रेशर में आकर लोगों को फांसियां दी और बैठ के इतराफ़ जुर्म किया है, और लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये सारा कुछ चल रहा था, 50,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे, लेकिन हमें एक उम्मीद है कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके दौर में, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में रिवायात तब्दील होंगी। वो जो डेडलॉक है, बल्कि वो पेंडेंसी है केसेस की, वो ख़त्म होगी। लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा, सिर्फ फैसले नहीं होंगे, इंसाफ भी मिलेगा। और जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो मुमकिन है फिर हमारा मुल्क भी तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। बाकी काम पॉलिटिशियंस ने करना है, अदालतों का काम। हमें एक उम्मीद नज़र आ गई है काजी फ़ाइज़ ईसा से, तो देखते हैं कि क्या बाकी मराहिल में, बाकी मामलात में जो हुकूमतों ने काम करना है, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन से पहले हमें क्या प्लान देती हैं। इंतज़ार करते हैं। शुक्रिया।